फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। और आज जो टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं वे चार टॉपिक होने वाले हमारे। स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो किसे कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी का डेरिवेशन, उसका फॉर्मूला बनाएंगे, और रेनॉल्ड्स नंबर का क्या योगदान है लिक्विड के फ्लो होने में। तो चलिए, आपने देखा होगा किसी भी रिवर से जब कोई लिक्विड फ्लो होता है और किसी कैनल से या किसी पाइप से लिक्विड जब भी फ्लो होता है, उसको फ्लो होने के लिए चाहिए एनर्जी। और उसको वो एनर्जी कौन देता है? कई बार आपने देखा होगा कि लिक्विड हम पाइप के जरिए हाइट पे भी लेके जाते हैं और हाइट से अपने आप वो नीचे आ रहा होता है। तो इन सब के पीछे एक एनर्जी काम करती है और उस एनर्जी का नाम है प्रेशर एनर्जी। यस, क्योंकि बिना किसी प्रेशर के लिक्विड फ्लो कर ही नहीं सकता। जब तक हम किसी पाइप में एक्सेस प्रेशर ना दे तब तक वो पाइप लिक्विड को किसी हाइट पे लेके नहीं जा सकता और बिना प्रेशर के वो नीचे लेकर नहीं आ सकता। तो फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पाइप है, इस पाइप में लिक्विड चल रहा है, उसके पीछे चलने का कारण क्या है? लिक्विड फ्लो होने का कारण क्या है? एक्सेस प्रेशर। हम इसके एक एंड पे एक्सेस प्रेशर देंगे तो दूसरे एंड की ओर लिक्विड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि इस एंड का प्रेशर इस एंड से के प्रेशर से ज्यादा है, तभी लिक्विड हमारा फ्लो हो सकता है। तो लिक्विड हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होता है, ये कह सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर, हमने तो देखा है बिना प्रेशर के भी लिक्विड को फ्लो होते हुए। हमारे घर में पाइप आती है ऊपर टैंक से, और वो पाइप कुछ इस तरीके से हमारी घर के अंदर जो फिटिंग हो रखी है उसके अंदर से आती है और पाइप इसके अंदर से आता है। यहाँ पे तो हम कोई प्रेशर नहीं देते, बिल्कुल आप कोई प्रेशर नहीं देते, बट नेचर इसके ऊपर प्रेशर लगाती है। कैसे? इसका वेट है लिक्विड का mg, और वेट mg क्या होता है? फोर्स। वेट क्या है? फोर्स। तो ग्रेविटी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है और फोर्स पर यूनिट एरिया, यस, क्या कहलाता है? प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। लग गया ना प्रेशर? आपने नहीं लगाया, अलग बात है, बट नेचर लगा रही है। तो बिना प्रेशर के ये भी फ्लो नहीं होता है। तो चलिए, अब जब ये फ्लो होता है तो दो तरह का ज्यादातर हमें फ्लो देखने को मिलता है। एक लिक्विड ऐसा होता है फ्लो होते टाइम जो बिल्कुल शांत दिखता है, बिल्कुल ऐसे 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 चलता रहता है, बिल्कुल शांत, आपने देखा होगा। और एक बिल्कुल लहर के साथ, उसमें पूरी लहर उठती रहती है, पूरा शोर करता है, वो भी एक लिक्विड होता है। आपने घर के पाइप में भी देखा होगा, जो समरसीबल के पाइप होते हैं, राइट, हम घर में पाइप चलाते हैं तो बिल्कुल ऐसे पानी एक एक जैसा बिल्कुल एक लाइन में आता है, और एक ऐसा बिल्कुल प्रेशर के साथ फेंकता है, उसमें छींटे भी आती है निकल के, एक वो भी फ्लो है। आपने जब टैप बंद करते हैं तो टैप में भी ऐसा होता है, जब हम टैप को एक सर्टेन वैल्यू पे बंद करते हैं तो बिल्कुल पानी ऐसे आता है, बिल्कुल मलाई की तरह, राइट, ऐसे आवाज भी नहीं करता वो गिरते हुए। और जब उसको पूरा खोल देते हैं तो वो पूरा छींटे लगती है बकेट के अंदर, बाहर भी छींटे आती है, तो वो भी फ्लो है। तो आखिरकार ये फ्लो है क्या? देखिए, दो तरह का फ्लो होता है। जब किसी लिक्विड के अंदर, फॉर एग्जांपल मेरे पास लिक्विड के 5 पार्टिकल है, ए बी सी डी ई, और ये आगे जा रहे हैं। मैंने कुछ टाइम बाद देखा इन पार्टिकल की पोजीशन जैसे पहले थी, ए पहले था, बी बाद में, सी उसके बाद, डी उसके बाद, ई उसके बाद। तो आफ्टर सम टाइम जब हम देखते हैं तो इनकी पोजीशन सेम वैसे ही मिलती है जैसे पहले थी। उसके बाद जब हम देखते हैं फिर इनकी पोजीशन सेम मिलती है, राइट। तो इसके अंदर जो स्ट्रीम लाइन, इसे कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, बिल्कुल एक सीधी लाइन में सॉरी गाइस। तो एक सीधी लाइन में जब ये फ्लो होता है इसे कहते हैं स्ट्रीम लाइन। मतलब स्ट्रीम लाइन फ्लो के अंदर जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से आगे निकलने की आपाधापी नहीं करते, मतलब वो अपनी लाइन नहीं तोड़ते। जैसे स्कूल के अंदर डिसिप्लिन में बच्चे चलते हैं ना, एक लाइन में, बिल्कुल कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, उस तरीके का ये फ्लो होता है बिल्कुल। मतलब एक ऊपर को जाएगा तो दूसरा भी ऊपर को जाएगा, ऐसे, राइट। पूरी एक वेव बनती है,
राइट, इसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो डेफिनेशन आप कवर कर लीजिए, द पार्टिकल्स फ्लो विद सेम स्पीड अप टू ओवरटेक, जब तक वो ओवरटेक ना करे तब तक उनकी स्पीड क्या है, सेम है, बिल्कुल ठीक है। एंड देयर सीरियल रिमेन सेम, इनका जो सीरियल है वो भी क्या होगा, सेम। अगर इन्होंने ओवरटेक करना शुरू कर दिया फिर ये स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा, फिर ये बन जाता है टर्बुलेंट, राइट, टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन में लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करते, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ये कंडीशन इसमें मैंडेटरी रहेगी। आप इसको अच्छे से रट लीजिए कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में हमारा जो सीरियल है लिक्विड के पार्टिकल्स का वो सेम रहता है और दो पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, एक आगे है तो दूसरा पीछे ही चलेगा उसके, और वो ऐसे ही चलते चलते चाहे वो ऊपर जाए नीचे जाए बिल्कुल एक सीरीज में, एक सीरियल में जाएंगे। और जब वो एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं तो उसे कहते हैं टर्बुलेंट। टर्बुलेंट में देखिए हमारे पास वही सेम 5 पार्टिकल है, ए बी सी डी ई। आफ्टर सम टाइम मैंने क्या देखा कि जो ए है वो बी से आगे निकल गया, बी भाई साहब पीछे रह गया, ठीक है। और जो सी है इसने तो हद पार कर दी, इसने डी को भी क्रॉस किया ओवरटेक और ई को भी ओवरटेक करके ये आगे निकल गया। ए बी को क्रॉस करके आगे निकल गया और सी भाई साहब दोनों को क्रॉस कर गया और दोनों को क्रॉस करके सबसे लास्ट में पहुंच गया। आफ्टर सम टाइम देखेंगे तो हो सकता है बी सबसे आगे मिले या ए सबसे आगे मिले। इस टाइप के फ्लो को, लिक्विड के फ्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट, राइट, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। और इसका टर्बुलेंट का जो मेन कारण है क्या है, ओवरटेक। ओवरटेक करते हैं पार्टिकल्स और ओवरटेक वो तभी करते हैं जब स्पीड ज्यादा हो, राइट। तो रीजन क्या है, हाई स्पीड। तो जब लिक्विड हाई स्पीड से आता है या किसी पाइप से हाई स्पीड से लिक्विड जाता है तो उसके चांस रहते हैं कि वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि पार्टिकल्स क्या करेंगे, ओवरटेक करना शुरू कर देंगे। और इस ओवरटेक करने के चक्कर में वो क्या करते, देखिए मान लीजिए पाइप है, पाइप के अंदर ये एक पार्टिकल आ रहा है, ये दूसरा पार्टिकल, इसके आगे ये पार्टिकल है, तो ये क्या करता है, इस पार्टिकल को ओवरटेक जब करता है तो ये कहाँ टकराता है, पाइप की दीवारों में। पाइप की दीवारों में जब टकराएगा तो ये वापस मुड़ेगा, फिर ये भी क्या करता है, पाइप की वॉल से टकराता है। वॉल से टकराने के बाद ये यहाँ पे पाइप के ऊपर क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, राइट। तो पाइप पे फोर्स लगता है, जब ये ओवरटेक करते हैं तो पाइप की दीवारों पे टकराते हैं, पाइप पे फोर्स लगता है, पाइप पे फोर्स लगेगा तो पाइप फट सकता है, टूट सकता है, राइट। तो यही ज्यादा चांस रहते हैं जब हाई प्रेशर आ जाता है। हमारे सभी कई बार देखा होगा, सब टैप बंद है, ऊपर से ब्लॉकेज हो गई और नीचे से बिल्कुल आगे से रास्ता बंद है पानी का और पीछे से मोटर पानी को धकेले जा रही है, धकेले जा रही है, तो प्रेशर बढ़ जाता है और पाइप फट जाती है। या फिर हाई प्रेशर से, मतलब मेरा पाइप ज्यादा ताकतवर नहीं है, लो क्वालिटी का पाइप है और उसमें मैंने हाई पावर वाला जो मोटर है वो लगा दी और उससे जब पानी तेजी से जाता तो पाइप को फाड़ देगा। आपने देखा भी होगा, अपने डेली लाइफ में हम घरों में जो पाइप यूज करते हैं, सबमर्सिबल यूज करते हैं, तो उसमें जो लो क्वालिटी के पाइप्स होते हैं जो इतना प्रेशर बियर नहीं कर सकते, फट जाते हैं। तो टर्बुलेंट फ्लो ही उसका कारण है और कोई कारण नहीं है। तो टर्बुलेंट फ्लो का दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है। मान लीजिए किसी रिवर में कोई पत्थर बीच में पड़ा हुआ, कोई चट्टान है या कोई शिला है या कोई पत्थर है, बड़ा सा पत्थर बीच में पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, जैसे पत्थर से पानी आएगा तो ये पानी ये ऐसे होके, कुछ पानी तो ऐसे निकल जाएगा, लेकिन कुछ पानी उसके आजू बाजू घूमना शुरू कर देता है, राइट। वो गोल गोल, आपने देखा होगा करंट बननी स्टार्ट हो जाती है, गोल गोल जो करंट्स बनती है, तो इसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो, राइट। अब अपने घर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आपके घर में जो टैप है, जब आप टैप को ओपन करते तो आपने देखा होगा टैप में कुछ दूरी तक, टैप से जैसे नीचे आएंगे कुछ दूरी तक पानी बिल्कुल स्मूथ होता है, उसके बाद उसमें से छींटे निकलनी स्टार्ट हो जाती है, उसका फटना स्टार्ट हो जाता है और नीचे जाते जाते वो आवाज भी करनी शुरू कर देता है, राइट। जैसे यहां से यहां तक बिल्कुल एक सीधी लाइन में सभी पार्टिकल आ रहे थे, इसे कहते हैं स्ट्रीम लाइन। लेकिन जैसे ही नीचे गया और नीचे जाते जाते ये किस में कन्वर्ट हो गया, टर्बुलेंट। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टैप में ऊपर का वाला हिस्सा स्ट्रीम लाइन होता है, टैप वाटर का जब पानी नीचे गिरता है, नीचे वाला टर्बुलेंट क्यों बन जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, ड्यू टू हाई स्पीड। क्योंकि यहां से जब पानी रिलीज किया हमने तो ग्रेविटी ने इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू किया, यहाँ इसकी वेलोसिटी कम थी, बट जैसे जैसे नीचे जाएगा
टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे काम करेगा, तो उस एक्सेलरेशन के साथ साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। फोर्स लगा रही है ग्रेविटी इसके ऊपर, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी तेज होगी तो इसका फ्लो टर्बुलेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो नीचे वाला पोर्शन टर्बुलेंट होता है, ऊपर वाला स्ट्रीमलाइन होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में, राइट। तो देखिए अब कैसे पता चलेगा कि भाई स्ट्रीमलाइन है, टर्बुलेंट है, राइट। तो हर लिक्विड के लिए उसकी विस्कोसिटी को देखते हुए, कितना चौड़ा पाइप है, राइट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और उसकी डेंसिटी कितनी है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्रिटिकल वेलोसिटी सोच सकते हैं किसी भी लिक्विड के बारे में। एक ऐसी वेलोसिटी अगर उसके ऊपर लिक्विड फ्लो होता है तो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके नीचे फ्लो होता है तो स्ट्रीमलाइन रहेगा। मान लीजिए मेरे पास कोई लिक्विड है XYZ, कोई भी लिक्विड है और उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब यह है कि 5 तक अगर उसकी फ्लो होने की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड तक है तब तक तो वो स्ट्रीमलाइन रहेगा। अगर 5 से ऊपर उसकी वेलोसिटी गई तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा उसका फ्लो? यस, टर्बुलेंट में। उसके लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे को ओवरटेक करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, दैट वेलोसिटी ऑफ फ्लो बिलो विच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, इफ द स्पीड इंक्रीज इट विल बिकम टर्बुलेंट। एक ऐसी वेलोसिटी जिसके नीचे फ्लो हमारा स्ट्रीमलाइन रहेगा, उसके ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट। अब इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं, टीचर्स क्वेश्चन पेपर में दे देते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाइए विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूले का यूज करते हुए, मतलब इस टॉपिक को जो आपकी यूनिट एंड मेजरमेंट वाली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूले का यूज करते हुए क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाइए। अब क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि क्रिटिकल वेलोसिटी किन बातों पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल वेलोसिटी किसी भी लिक्विड की 3 बातों के ऊपर डिपेंड करती है। चलिए उनको नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी का हम डेरिवेशन बनाएंगे, किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला पॉइंट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। चलिए इस चीज को नोट कर लेते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है? पहली चीज, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा से, राइट, इसके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी कितनी है? रो के ऊपर डिपेंड करती है। और तीसरा, जिस पाइप से लिक्विड फ्लो होता है उसका डायमीटर कितना है? डायमीटर को लिखें कैपिटल D। ओके, तो इन 3 बातों के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एक नंबर में कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है, तो आप क्या लिखेंगे उसमें? क्रिटिकल वेलोसिटी किसी भी लिक्विड की 3 बातों के ऊपर डिपेंड करती है सर। पहली चीज क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, दूसरा है हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और तीसरा क्या है? जिस पाइप से लिक्विड फ्लो होता है उस पाइप का डायमीटर, राइट, कैपिटल D। अब डायमेंशन फॉर्मूले का यूज करके हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे कि क्या फॉर्मूला इसका रहेगा। चलिए क्या करते थे हम? इसकी पावर A रख लेंगे, इसकी पावर B मान लेंगे और इसकी पावर C, ABC। नाउ सेकंड इक्वेशन, VC क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट यूज करेंगे K, ईटा की पावर A, रो की पावर B एंड डायमीटर की पावर C। नाउ इनके डायमेंशन फॉर्मूला नोट करेंगे। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? यस, क्या? नहीं, दूसरे वाला, हाँ, राइट, M की पावर 0 L T माइनस 1। तो यहां पे L की पावर कितनी है? 1। तो आप जो पहले बोल रहे थे ना LT माइनस 1, मैंने कहा दूसरे वाला है। दूसरे वाला कौन सा है? M0 L1 T माइनस 1, ये भी वही है, राइट। M भी साथ में ले ले, लेकिन इसकी पावर कितनी है? 0। नाउ K का कोफिशिएंट है हमारा, वो कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसका डायमेंशन कहां से निकाले बॉस? चलो
लास्ट लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा F इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला बनाया था मैंने, माइनस ईटा ए डीवी अपॉन डी एक्स। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ए क्या है? लिक्विड की लेयर का एरिया। डीवी अपॉन डी एक्स क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट हाइट। 1 मीटर हाइट में वेलोसिटी में कितना चेंज आता है, राइट? तो इसका भी आप बैक जाके लेक्चर देख सकते हैं। तो यहां से ईटा की वैल्यू निकालेंगे तो ईटा कितना बन जाएगा? F इंटू डी एक्स अपॉन में ए डीवी, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, डी एक्स क्या है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका हो गया हमारा L अपॉन में एरिया, यस, एल स्केयर, डीवी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस 1। चलिए काटिए, देखिए क्या कट रहा है। एल से एल गया भैया, यहां से इस एल से एक एल कैंसिल हो गया। अब ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा? एम एल की पावर -1 और टी -1 -2, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो टी -1। तो ईटा का डायमेंशन है हमारा एम एल -1 टी -1 की पावर ए। रो डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। रो का डायमेंशन क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का m और वॉल्यूम का l की पावर 3 और माइनस, क्योंकि नीचे से ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगी, ml -3 एंड d डायमीटर, डायमीटर जस्ट इन मीटर, तो l की पावर c। ये हमारा सबके हमने डायमेंशन लिख दिए। चलिए अब इकट्ठे करते हैं। m की 0, l 1, t -1, साथ साथ करते रहा करो, आपको अभ्यास हो जाएगा तो बार बार रिवीजन करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ साथ कर लीजिए आप भी। तो m देखिए कहां पर है, यहां पर m है, यहां पर m है, और इसकी पावर तो हम भूल ही गए लिखना। यहां पर पावर कितनी आएगी? b। वेरी गुड। तो m की पावर a यहां पर है, b यहां पर है, तो इकट्ठे कर लेते हैं भाई साहब को। m की पावर a प्लस b, l की पावर देखिए, ओहो 3 जगह है। L की -a यहां पर है, -3b यहां पर है, और प्लस के c यहां पर है, तो L की पावर -a -3b प्लस c, और t की पावर जस्ट माइनस a, क्योंकि यहां पर तो है नहीं t, तो -a। अब कंपेयर करेंगे, ठीक है, किस किस को कंपेयर करेंगे? देखिए a प्लस b की वैल्यू किसके बराबर है? 0, ओके, और -a की वैल्यू कितनी है? चलिए इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले किसे रखते हैं? -a किसके बराबर है? -1, तो -a इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया भैया? 1। चलिए एक आंसर आ गया। a प्लस बी किसके बराबर है? 0। देखिए m की पावर यहाँ पे 0, m की पावर a प्लस बी, दोनों को कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 1 है, तो b की कितनी हो जाएगी? -1। यहाँ पे 1 रखेंगे, वो 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई -1। पहला आंसर। दूसरा आंसर, अब तीसरा चाहिए। -a -3b प्लस c इज इक्वल टू 1। -a -3b प्लस c इज इक्वल टू 1। तो अपने पास a की भी वैल्यू है, b की भी वैल्यू है, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। तो -1 माइनस, और ये माइनस का यहाँ पे रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस c इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो गया भैया? ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो c इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 2 और -3 -1। c की वैल्यू भी कितनी आ गई? -1। ये तीनों वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में, इस वाली इक्वेशन में। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्रिटिकल वेलोसिटी VC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? k ईटा की पावर a की वैल्यू कितनी है भैया? 1। चलिए
उसके बाद रो डेंसिटी, इसकी वैल्यू कितनी है -1, और उसके बाद डायमीटर की पावर कितनी है -1, डी -1, सी की वैल्यू। अब जिनकी पावर माइनस में है इनको ले जाइए नीचे ताकि हम एक फॉर्मूला बना सके क्रिटिकल वेलोसिटी का। तो वी सी इज इक्वल टू के ईटा अपॉन रो डी, और इसको डब्बे में बंद कर लीजिए क्योंकि आज दिवाली है, और डब्बे में बंद करके आप इसको अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं कि देखो मैंने क्रिटिकल वेलोसिटी का गिफ्ट भेजा आपके पास, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, के जो कि एक कांस्टेंट है, ईटा रो डी, मतलब ऐसा लिक्विड जिसका विस्कोसिटी ज्यादा है, डेंसिटी कम है, और जिस पाइप से वो फ्लो होता है उस पाइप का डायमीटर भी छोटा हो, तो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। मतलब वो तेज भी बहेगा तो स्ट्रीमलाइन रहेगा। अगर वो हाई स्पीड में भी बहेगा, ऐसा लिक्विड जिसका ईटा ज्यादा हो, मतलब कोफिशिएंट या विस्कोसिटी उसकी ज्यादा हो, डेंसिटी कम हो, और डायमीटर छोटा हो पाइप का, अगर वो तेज भी बहेगा तो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी की ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वो हाई स्पीड पे भी स्ट्रीमलाइन रहेगा। लेकिन जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लो हो तो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लो। डेंसिटी हाई हो, डेंसिटी हाई तो क्रिटिकल वेलोसिटी लो। डायमीटर बड़ा हो, चौड़ा पाइप हो, तो क्रिटिकल वेलोसिटी लो। तो इन तीन बातों पे डिपेंड करती है, ईटा बढ़ेगा कोफिशिएंट या विस्कोसिटी बढ़ेगी तो क्रिटिकल वेलोसिटी भी बढ़ेगी, डेंसिटी घटेगी तो क्रिटिकल वेलोसिटी बढ़ेगी, डायमीटर घटेगा तो क्रिटिकल वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इन बातों के ऊपर डिपेंड करता है, और आपसे पूछा जा सकता है कि एक दो लिक्विड है, एक की विस्कोसिटी, दोनों की डेंसिटी सेम है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, रिपीट अगेन, ध्यान से सुनिए। दो लिक्विड है अपने पास, ए और बी, राइट। ए दोनों की डेंसिटी सेम है, डायमीटर जिस पाइप से दोनों को भेजा जा रहा है दोनों का सेम है, बट ए की विस्कोसिटी ज्यादा है, बी की विस्कोसिटी कम है। तो बताइए कौन से लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा होगी, ए की या बी की। देखो दोनों का रो सेम है, दोनों का डायमीटर सेम है, पाइप का जिस पाइप से वो जा रहे हैं, तो विस्कोसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ए की विस्कोसिटी ज्यादा है बी से, तो ए की क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा होगी, मतलब ए हाई स्पीड, बी से हाई स्पीड में चलकर भी स्ट्रीमलाइन फ्लो करेगा, राइट। तो इसका आंसर हुआ, तो जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा उसका क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा, राइट। इस तरीके से अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, राइट, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ रेनॉल्ड्स नंबर का क्या योगदान है। रेनॉल्ड नंबर क्या है, एक डायमेंशनलेस एक पैरामीटर हमने बना दिया रेनॉल्ड्स नंबर का। ठीक है, चलिए इसको रफ कर लेते हैं, और आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से कीजिएगा, और सर से चेक कराना है, जो भी स्कूल में आपके सर या ट्यूशन पे जो सर पढ़ाते हैं उनसे आप इसको जरूर चेक कराएं कि सर मैंने एक डेरिवेशन किया है, तो प्लीज इसको आप चेक कर दीजिए, और गुड, वेरी नाइस, कुछ भी रिमार्क वो दे सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है रेनॉल्ड्स नंबर। तो भैया रेनॉल्ड्स नंबर को कर लेते हैं। ये क्या है रेनॉल्ड्स नंबर, एक पैरामीटर एक तरह का। रेनॉल्ड्स नंबर, राइट। नाउ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर ई से, तो ये डायमेंशन लेस एक पैरामीटर होता है, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला लिख लीजिए सबसे पहले तो, रो वी डी अपॉन ईटा। तो किसी भी लिक्विड के लिए हमने एक नंबर फिक्स कर दिया कि भैया किसी भी लिक्विड का हम नंबर निकाल सकते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर, अगर हमें उस लिक्विड की डेंसिटी पता है, उसकी वेलोसिटी पता है, और जिस पाइप से वो फ्लो होता है उसका डायमीटर हमें पता है, उस लिक्विड की विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें पता है। ये एल लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं,
ठीक है। अगर ये सारी चीजें हमें दी गई है तो हम ये बता सकते हैं कैलकुलेट करके कि वो लिक्विड स्ट्रीम लाइन में है या टर्बुलेंट में है। मान लीजिए मेरे पास कोई भी लिक्विड है ए, उसकी डेंसिटी दी गई है, वो मैं यहाँ पे पुट करूंगा, वेलोसिटी उसकी पुट करूंगा, जिस पाइप से वो जा रहा है उसका डायमीटर पुट करूंगा, उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ पे पुट करूंगा और मैं कैलकुलेट करूंगा तो एक नंबर आएगा निकल के। और अगर ये नंबर मेरा RE अगर ये मेरा 2000 से नीचे आता है, 0 से 2000 तक आता है, तो कैसा होगा? स्ट्रीम लाइन। कौन सा फ्लो होगा? यस, स्ट्रीम लाइन। अगर ये नंबर रेनॉल्ड्स नंबर मेरा 3000 से ऊपर आता है तो टर्बुलेंट फ्लो। सीधी सी बात है, याद रखिए, ये फिक्स है, हमने फिक्स किया हुआ है कि अगर 2000 से नीचे नंबर आएगा किसी भी लिक्विड का, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, अगर 2000 से नीचे आता है तो क्या है? स्ट्रीमलाइन है। 3000 से ऊपर आता है तो क्या है? टर्बुलेंट है पक्का। और 2 और 3 के बीच आता है, 2000 और 3000 के बीच आता है तो इसका मतलब वो अनस्टेबल है, कभी भी वो स्ट्रीम से टर्बुलेंट बन जाएगा या टर्बुलेंट से कभी भी वो स्ट्रीमलाइन बन सकता है, तो वो अनस्टेबल रहता है। तो इसे कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। जस्ट एक डायमेंशनलेस एक पैरामीटर है, इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी हो, इट इज ए जस्ट डायमेंशनलेस पैरामीटर फॉर एनी लिक्विड which decide फ्लो ऑफ लिक्विड स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। ठीक है। और इसमें आगे क्या लिखेंगे? इफ रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन टू 2000 इट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, इफ रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ ए लिक्विड more than 3000 it turbulent, its flow turbulent, और अगर दोनों के बीच में आता है इट इज अनस्टेबल, राइट। स्ट्रीम से टर्बुलेंट में बदल सकता है और टर्बुलेंट से स्ट्रीम में बदल सकता है। सो गाइज, आज इस लेक्चर में हमने 4 टॉपिक हमने कवर किए और इन 4 टॉपिक के बाद अब अगला जो मैं वीडियो डालने वाला हूं उसके अंदर आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आपको मिलेगा और बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट में भी आती है और टीचर इसको फाइनल एग्जाम्स में भी इसको प्रायोरिटी पे रखते हैं कि भाई इसको तो रखना ही रखना है 5 नंबर में, और इसकी एप्लीकेशन भी कई बार 2 या 3 नंबर में पूछ ली जाती है। तो अब आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी।